हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट के फाइंड आउट करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हमने हेडिंग लिखा भी था मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहला मेथड हमने पढ़ लिया था कि गैसियस रिएक्शन के लिए हमने कहा था कि प्रेशर को मेजर करना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन। तो हम प्रेशर को मेजर करके हम रिएक्शंस को प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज बाय टाइट्रेशन। तो लिखो सेकेंड बाय टाइट्रेशन। ऑब्वियसली टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं जनरली इन सॉल्यूशन फेज, जनरली इन सॉल्यूशन फेज। तो कोई रिएक्शन है जो सॉल्यूशन फेज में हो रही है तो उसके लिए हम टाइट्रेशन परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन मेजर करने का मेथड ही टाइट्रेशन है। मान लो कोई सॉल्यूशन है, बीकर में लिया हुआ है, HCl का सॉल्यूशन है, तो HCl पानी में डूबा हुआ है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें HCl की तो टाइट्रेशन ही करना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH से। हम पढ़ भी चुके हैं ये सब टाइट्रेशंस, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो टाइट्रेशन तो करना पड़ेगा सॉल्यूशन फेज में। कंसंट्रेशन ऐसे फाइंड आउट नहीं होगी कि वो बीकर है उसके अंदर HCl है, मुंह डाला और गिन लिया 1 HCl 2 3 4। अब ऐसे थोड़ी फाइंड आउट होती है। तो कंसंट्रेशन कैन नॉट बी फाउंड आउट जस्ट लाइक दैट। कंसंट्रेशन हैज टू बी फाउंड आउट यूजिंग टाइट्रेशन मेथड विद सुटेबल टाइट्रेंट। तो अगर HCl है तो उसके लिए टाइट्रेंट कौन होना चाहिए? NaOH। तो मेन पॉइंट हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के फाइंड आउट करना चाहते हैं यूजिंग द टाइट्रेशन मेथड। चलो मैं एग्जांपल लेके के बात करता हूं। मान लो एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज होता रहता है, अनस्टेबल है H2O2 का सॉल्यूशन with the rate constant K and it decomposes to give H2O aqueous plus half O2. It gives oxygen gas. तो ये एक तरीका है। अब वैसे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर with respect to H2O2। तो वैसे तो क्या है, कंसंट्रेशन अगर पता हो T इज इक्वल टू 0 पे A, ये T टाइम बाद मान लो कंसंट्रेशन A माइनस X हो गई, तो वो तो जो प्रोडक्ट बने होंगे सो बने होंगे। तो हमें तो H2O2 के रेस्पेक्ट में तो फिर K तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द H2O2 A/A माइनस X। बट ये A और X आएंगे कैसे, वही तो हम बात कर रहे हैं, बाय टाइट्रेशन। तो लिखो प्रोग्रेस ऑफ सच रिएक्शन progress of first order decomposition of H2O2 can be monitored by titration with। अब H2O2 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग और एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका बहुत कॉमन तरीके से अगर टाइट्रेशन करना हो तो KMnO4 इज यूजफुल। तो KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ H2O2 विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये बात पता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में H2O2 को ऑक्सीडाइज करता है इनटू O2, सो दिस गोज इनटू O2 और खुद KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। ये बात हमें पता होती है। तो प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी मॉनिटर्ड बाय टाइट्रेशन विद द KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। मान लो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और क्या डेटा रिकॉर्ड किया गया,
डेटा रिकॉर्डेड t इज इक्वल टू 0 पर, और कुछ समय बाद 50 मिनट 100 मिनट 200 मिनट के बाद में टी टाइम के बाद में कितना वॉल्यूम खर्च हुआ KMnO4 का। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड दैट विल बी, मान लो V0 एंड दिस इज VT, ये VT। तो फिर कैसे फाइंड आउट करें? अब एक बात तो क्लियर है, आप करते क्या हो, t इज इक्वल टू 0 पर एक सैंपल पिक कर लेते हो। मान लो ये था जैसे H2O2 का सॉल्यूशन, t इज इक्वल टू 0 पे एक मान लो 10 ml का, ये तो बीकर भरा हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पर एक 10 ml का सैंपल पिक कर लिया H2O2 का, ले लिया, उसमें कुछ कंसंट्रेशन होगी H2O2 की, वॉल्यूम पता है हमें, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर हमें पता होता है whenever it is reacting with the KMnO4। हालांकि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो 2 ही लेते हैं, पढ़ चुके हैं हम, तो वैलेंसी फैक्टर भी पता है। KMnO4 की कंसंट्रेशन हमें पहले से ही पता होगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया होगा हमने विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सैलिक एसिड और सम मोहर सॉल्ट और सम अदर मेथड। मैं उसकी और डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट एक बात तो क्लियर है, कंसंट्रेशन KMnO4 सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की पहले से ही मालूम है, वॉल्यूम कितना खर्च हुआ वो टाइट्रेशन से मालूम पड़ जाएगा, कलर चेंज से, सेल्फ इंडिकेटर है, और वैलेंसी फैक्टर हमें रिएक्शन में मालूम है 5 होता है इन द एसिडिक मीडियम, क्योंकि +7 से कहां पहुंच गया +2। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये वॉल्यूम खर्च हुए हैं, तो एट t इज इक्वल टू 0 आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, कह सकते हो कि नहीं? तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 व्हाट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन A थी, इनटू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मान लो 10 ml सैंपल ले लिया था इसका, V H2O2 इनटू वैलेंसी फैक्टर इज 2 इज इक्वल टू, मान लो KMnO4 का वॉल्यूम V KMnO4, कंसंट्रेशन उसकी C होगी, मान लो KMnO4 की पहले से ही पता होगी, इनटू उट्स वैलेंसी फैक्टर इज 5। नाउ टी टाइम के बाद में एट t इज इक्वल टू टी टाइम बाद आप फिर सैंपल पिक कर लो, H2O2 का सॉल्यूशन का वही VML का सैंपल पिक कर लो। अब कंसंट्रेशन घट के कितनी रह गई, A-X इंटू व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O2, वो तो सेम सैंपल वॉल्यूम लिया है, इंटू वैलेंसी फैक्टर इज 2, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ KMnO4 का, नाउ वी कैन कैलकुलेट, ये V0 था, दिस वाज V0, और इसको ले लिया VT इंटू कंसंट्रेशन तो वही है, सेम टाइप ऑफ KMnO4 वी आर यूजिंग, इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, यहां से VT की वैल्यू आ गई, कर लिया कैलकुलेट। बट एक बात तो क्लियर है, साफ दिखता तो है कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A एंड VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, A-X। हमें K चाहिए था, K क्या होता है H2O2 के लिए 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन A/A-X। तो एक काम करो ना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, V0 और VT तो हमने मेजर कर ही लिया, तो यहां से हमारे पास V0/VT की वैल्यू आ गई A/A-X, दैट्स इट। K आ गया H2O2 के डिकम्पोजिशन का 1/T ln V0/VT। समझ में आई बात? सो दिस इज द वन। तो बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन वी कैन डू द टाइट्रेशन। अच्छा, यहाँ तो वॉल्यूम का रेशियो वही है जो कंसंट्रेशन का रेशियो है H2O2 का। हाँ, क्वेश्चन कहे कि नहीं हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वॉल्यूम ले रहे हैं, तो फिर तो आपको टाइट्रेशन कराना पड़ेगा, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, वैलेंसी फैक्टर का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो गए क्योंकि वैलेंसी फैक्टर दोनों केस में KMnO4 का 5 है, H2O2 का 2 है, सेम वॉल्यूम हमने H2O2 के पिक किए गए हैं, सेम कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 is taken in both the experiments at t is equal to 0 and t is equal to t, तो नहीं आ रही है। अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें और अलग अलग कंसंट्रेशन भी अगर ले लें, अलग अलग वॉल्यूम H2O2 के पिक किए जाते, तो फिर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, आपको 2 बार लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करना पड़ता और तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो ये मेथड है, ये तरीका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू टाइट्रेशन। चलो एक आध इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और भी लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो एसिड कैटालाइज्ड
फोन आ गया, मैं इसको स्विच ऑफ कर दूं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं एस्टर की। जैसे एग्जांपल लो, CH3CO C2H5, दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ, मान लो H+ कैटलिस्ट है, एंड इट फॉर्म्स CH3COH plus C2H5OH alcohol. Reaction is first order. K is the rate constant with respect to CH3COO C2H5. तो ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ईस्टर। अब मान लो ये रिएक्शन है, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। तो लिखो प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन of this reaction is monitored by titrating with standard NaOH solution, जिसकी कंसंट्रेशन पहले से ही पता हो। जैसे क्या डेटा रिकॉर्ड किया गया, तो डेटा ये पाया गया t इज इक्वल टू 0 पर t टाइम बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम बाद, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना खर्च हुआ। मान लो ये V0 है, ये VT है और ये V इंफिनिटी है। तो कैसे करें फिर सॉल्व हम इस क्वेश्चन को। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन ये A थी, ये सब 0 0 थे, t टाइम बाद कुछ तो खर्च हुआ होगा x, तो क्या बन के आया होगा ये x, क्या बन के आया होगा ये x, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये 0 हो गया। अब क्या रह गया, ये कंसंट्रेशन A, ये भी कंसंट्रेशन कितनी A। अब जरा देखना आपने क्या किया, वही मेथड, t इज इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन में से, पूरे बीकर में से जिसमें एसीटेट सॉल्यूशन है, जिसमें ये ईस्टर सॉल्यूशन है, आप एक 10 ml का 20 ml का सैंपल पिक कर लो। अच्छा 20 ml का सैंपल पिक किया तो तीनों एक्सपेरिमेंट में 20-20 ml के सैंपल ही पिक करने होते हैं, और सैंपल अगर सेम वॉल्यूम का पिक नहीं कर रहा हो तो भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो फिर थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से हर केस को सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो इक्वल वॉल्यूम पिक किया 20 ml का, तो 20 ml का t इज इक्वल टू 0 पर सैंपल पिक कर लिया। ना उसकी रिएक्शन टाइट्रेशन कराया गया NaOH सोल्यूशन से। NaOH एस्टर से तो रिएक्शन करेगा नहीं, किससे रिएक्शन करेगा, H+ से। नहीं, एसिटिक एसिड तो है ही नहीं शुरू में, और NaOH डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH और KOH सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब शुरुआत में केवल H+ ही तो एसिड है, हु विल रिएक्ट विद NaOH। तो t इज इक्वल टू 0 पर क्या इक्वेशन बन के आएगी, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो खर्च हुआ है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, CAT। CAT मींस कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। t इज इक्वल टू t टाइम, अब बैठ गए आराम से, t इज इक्वल टू 0 के बाद में सांस ले लो, आराम से बैठ गो, हवा हुआ खा लो, खाली 50 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 80 मिनट के बाद में फिर वापस से वही 20 ml का सैंपल पिक किया है इस सॉल्यूशन में से, इसमें से। अब कंसंट्रेशन ये A-X है, हाँ लेकिन इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि NaOH इज नॉट रिएक्टिंग विद ईस्टर, बट H+ की कंसंट्रेशन अभी भी वही है C, बट ये X और बना है एसिटिक एसिड। तो इस बार जो VT खर्च होगा, कौन, NaOH, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट एज वेल एज इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब H+ ही ले रहे हैं तो उसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही हो गया, 1 ही ले रहे हैं वो, प्लस CH3COH का वैलेंसी फैक्टर भी 1 ही है, तो कितना, X इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। ऐसे ही अब बैठ गए आराम से। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू बी कंप्लीटेड, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, अब क्या बोलोगे, V infinity, how much of the volume of the NaOH is spent up is directly proportional to C catalyst plus, बताओ एसिटिक एसिड कितना हो गया, A के बराबर।
आ गई है तीनों इक्वेशन। थर्ड में से फर्स्ट घटा दो, थर्ड में से सेकंड घटा दो, तो जरा देखना v इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस वी टी किसके बराबर हो गया? जब थर्ड में से फर्स्ट घटाओगे तो कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट थी, तो वो तो कैंसिल आउट हो गई, a बचा अपॉन क्या बचा? a माइनस एक्स। यही तो चाहिए था। आ गया k 1 अपॉन टी ln। यही तो चाहिए होता है a अपॉन a माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू वॉल्यूम के टर्म्स में आ गई ऑफ NaOH। सो k विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन टी ln v इंफिनिटी माइनस v नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस वी टी। ऐसे सॉल्व होगा ये। आई बात समझ में? सो लाइक दिस, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई होंगी। वी विल पुट द वैल्यू अकॉर्डिंगली, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो ये तरीका है। IIT JEE एडवांस्ड के लिए ये सब बड़ा यूजफुल है। एक आध एग्जाम्पल और ले लो पर हो गया बस, बाकी अब तो आप खुद ही डेवलप कर लोगे। मान लो ये क्वेश्चन ही है जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको बस वैल्यू दी हुई होंगी, ये मॉडल तो आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करने होंगे। जैसे मान लो आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन तो जैसे CH3CO CH3, ये I2 से लेते हैं और आयोडीन एक्सेस में लिया हुआ है, ज्यादा मात्रा में है। इट इज फॉर्मिंग CH3CO CH2I प्लस HI। ये प्रोडक्ट बने हैं। के रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एसीटोन। ये है मॉडल डेवलप करना है, तो T इज इक्वल टू 0 पे मान लो कंसंट्रेशन ये थी, और I2 की कंसंट्रेशन मान लो शुरू में ले ली कुछ CI2। अच्छा, ये तो 0 0 थे, ठीक है ना। T इज इक्वल टू टी टाइम के बाद में इसमें से अगर x खर्च हुआ होगा तो I2 भी तो खर्च हुआ होगा, कितना? वो भी x ही खर्च हुआ होगा, और ये ताजा बन के आया होगा x x। ऐसे T इज इक्वल टू इनफाइनाइट से ये 0 रह गया होगा, और ये CI2 माइनस x, x क्यों? a, ये a बन गए। अब मान लो इसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना हो, तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो उनको एक बात पता है कि इन द रिएक्शन इन विच आयोडीन इज इन्वॉल्व्ड, हाइपो इज द बेस्ट solution which is used as a standard solution for titration of solution involving iodine. तो हाइपो, स्टैंडर्ड हाइपो is used to monitor such reaction involving I2, तो जरा देखना आप, अब ध्यान से देखो, मैं यहीं बतला देता हूं, तो यहीं देख लो। अब T इज इक्वल टू 0 पर सैंपल लिया, अब ये एसीटोन से तो रिएक्शन करेगा नहीं, हाइपो रिएक्ट्स विद आयोडीन, तो इसका मतलब ये जो हाइपो खर्च हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइपो, मान लो डेटा ऐसा दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पर लेते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में एक काम करते हैं, रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूं, CH3CO CH3 प्लस I2, और ये कन्वर्ट हो गया CH3CO CH2I प्लस HI। और हमने मॉडल डेवलप किया था, मान लो कंसंट्रेशन A थी, ये कंसंट्रेशन CI2 थी जो कि एक्सेस में लिया था, एंड दिस इज 0 रिएक्शन कुछ समय बाद इसमें से x खर्च हुआ होगा, तो खर्च तो I2 भी हुआ होगा x, और ये बना x, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये 0 है, CI2 माइनस a, और ये a, और हमने कहा था कि हम हाइपो यूज कर रहे हैं, तो डेटा क्या रिकॉर्ड किया गया हाइपो का, t इज इक्वल टू 0 पर, t पर, इन्फिनिटी पर वॉल्यूम ऑफ हाइपो, दैट इज V नॉट, VT, V इंफिनिटी। अब खुद ही बता दो
हाइपो रिएक्ट करता है केवल आयोडीन से, ना एसीटोन से, ना ये प्रोडक्ट से। तो हाइपो रिएक्ट्स विद आयोडीन, तो आयोडीन से जब रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Ci2। Vt is proportional to what, Ci2 minus x। V infinity is proportional to what, आयोडीन कंसेंट्रेशन इनिशियल माइनस ए। यही तो हुआ। हमें क्या चाहिए, a अपॉन a माइनस एक्स। भाई k लिखते तो क्या लिखते, 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटोन। तो जरा देखना, यहीं से कर लो फाइंड आउट। एक काम करो, अब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि v नॉट इज ग्रेटर देन Vt इज ग्रेटर देन v इंफिनिटी। दिखता है यहाँ से, जरा घटाना इसको, v नॉट माइनस v इंफिनिटी इज व्हाट, देखो a आ गया, या प्रोपोर्शनल कह दो तो एक ही बात है, प्रोपोर्शनल। बाकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स आर ऑल सेम बिकॉज वैलेंसी फैक्टर एंड ऑल दैट आर सेम, वॉल्यूम टेकन आर सेम एंड एवरीथिंग। एंड साथ में v इसमें से ये घटा दो, Vt माइनस V इंफिनिटी इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस एक्स। हो गया काम, यही चाहिए था बस, दैट्स इट। तो इसका मतलब यहां से वैल्यू आ गई a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू V नॉट माइनस V इंफिनिटी अपॉन Vt माइनस V इंफिनिटी। पुट द वैल्यू हियर। अब ये सब उस स्टूडेंट को अच्छा समझ में आ रहा होगा जिसने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ध्यान से नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, उनको तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और जो बिल्कुल प्लेन बैठे ना, कई बार सोचते भी होंगे सर समझ में ना आता, मुझे कई बार बच्चे कमेंट लिखते हैं सर कुछ समझ में ना आता है। यार थोड़ी कोशिश करो भाई, तुम बोर्ड की तैयारी ना कर रहे हो, IIT JEE मेन के लिए अभी नहीं है ये लेक्चर्स, IIT एडवांस्ड के लेवल तक की बात कर रहे हैं हम। इन्हें पढ़ के बच्चे ओलंपियाड की भी तैयारी करते हैं, ओलंपियाड क्रैक करते हैं, ओलंपियाड फोड़ते हैं बच्चे। तो जब तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हो, तो भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये सब तो समझना पड़ेगा। चैप्टर्स का आपस में लिंक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी इलेक्ट्रो अच्छी समझ में आती है, तभी ये केमिकल काइनेटिक्स में टाइट्रेशन मेथड बढ़िया समझ में आते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो भी आप अटकोगे अगर आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई नहीं किया है। तो मेरे भैया अच्छे से इसको समझना है, मेहनत करो। खाली ये कहने से ना कि समझ में ना आ रहा, बादाम खाओ, कौन सा मना किया है, बढ़िया बादाम 8-10 बादाम मैं पहले भी कह चुका हूँ, पानी में भिगो रात को, सुबह को उनका छिलका उतारो और चबा चबा करके 36 बार चबा के तब खाओ। 32 बार चबा के कि 36 बार चबा के, पता नहीं, जो भी है 32-36 में कोई खास अंतर नहीं। ठीक, ये वैल्यू पुट कर ली, यू गेट द एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज k, 1 अपॉन टी ln, आगे एक्सप्रेशन v नॉट माइनस v इंफिनिटी अपॉन Vt माइनस v इंफिनिटी। अब एक बात ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट इसको थ्योरी के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं, मत करो। हजारों टाइप के टाइट्रेशन है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये फॉर्मूले थोड़ी काम आएंगे उस केस में। आपको अपना मॉडल खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि टाइट्रेंट कौन है, एनालाइट सॉल्यूशन कौन है, किस तरह की रिएक्शंस होंगी, जरूरत पड़ेगी तो वैलेंसी फैक्टर भी आपको लाने पड़ेंगे इन द पिक्चर। यहाँ तो वैलेंसी फैक्टर मैंने सबके सेम ले लिए, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में कैंसिल आउट हो गए। मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें वैलेंसी फैक्टर विल वेरी, विल बी डिफरेंट, तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन विल बी प्योरली ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट से, कुछ नहीं, यहीं पे अगर किसी को दिक्कत आ रही है, इस वाले वीडियो पर रोको, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस पढ़ो। आपको वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के, पढ़ के फिर वापस आओ एंड देन मुझसे बोलना। आई थिंक यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल इन दैट केस। तो ये सब था, तरीका था मॉडल कंस्ट्रक्ट करने का बाय यूजिंग टाइट्रेशन। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्यूशन फेज वाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। That's it for now. Questions we will take up in the next video lecture.